ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। P1 है 700 टॉर, V1 है 400 ml। कहते अगर P2 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या होगा। अब एक बात सोचो कि फ़र्ज़ करो यहाँ 760 टॉर होता है, फ़र्ज़ करो तो 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर होता तो बड़ा आसान था कि जी 1 से डबल हुआ तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी। 400 का हाफ कितना होता है, 200 होता है। लेकिन ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो नहीं है, 1 से कम है। कितना है, 700 टॉर, 1 से कम। ओके, 1 से कम है तो ये इसका मतलब डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, तो वॉल्यूम हाफ से ज़्यादा कम होगी। एक मिनट, छोटी सी बात यार, अगर ये एक्यूरेट 1 एटमॉस्फेरिक होता, 1 से 2 होता तो वॉल्यूम 400 से 200 हो जाता। लेकिन अगर ये 1 से थोड़ा छोटा है तो वॉल्यूम 200 से थोड़ी सी कम, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ी सी। क्यों, देखो 760 700 में था तो 184, ये दोनों तो ज़्यादा है और ये बहुत ही छोटी है। बड़ा अच्छा सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड और गैस एक्स का रेशो दे रहे हैं 0.58 और 0.55। पूछ रहे हैं कि बताओ ज़रा कि कार्बन इस गैस का मास क्या होगा। अब देखो एक बात सुनो, इस गैस का इन्वर्सली रेशो चल रहा होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो इधर आएगा, मॉलिक्यूलर इधर आएगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है इन्वर्सली। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गैस है इसका मास 44 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होता है, 44 से थोड़ा सा ज़्यादा। कोई ऐसा ऑप्शन है जो 44 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ पंगा एग्जाम में नहीं तोड़ेगा भाई, कोई ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ दिमाग चेक करना चाह रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर जो बन रहा है वो इस काबिल भी है कि नहीं है। ठीक है, पीछे बॉयल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। देखो बड़ा आया है न्यूमेरिकल के। P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, P2 380 टॉर था। अब एटमॉस्फेरिक और टॉर की रिलेशन बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 टॉर, तो भाई 380 टॉर को 760 से डिवाइड कर लो, हाफ एटमॉस्फेयर। V1 दिया है 22.4। वैसे तो फार्मूला है, लेकिन देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रेशर हाफ होगा, अभी तो मैंने बताया था, प्रेशर हाफ होगा तो वॉल्यूम डबल, प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम हाफ। यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, 1 एटमॉस्फेयर से हाफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इसका मतलब वॉल्यूम डबल हो जाना चाहिए। वॉल्यूम 22.4 से हो जाएगा 44.8 dm3। और अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से 1520 टॉर हो रहा है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वॉल्यूम हाफ होना चाहिए। 11.2 का हाफ क्या होगा, 5.6 dm3। यानी कि बोले तो अगर प्रेशर 10 टाइम बढ़ेगा वॉल्यूम 10 टाइम्स कम होगा। इसको क्रैक कर लें, 1/10 है। और अगर प्रेशर 10 टाइम्स कम होगा तो वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ेगा। अब 380 टॉर हाफ एटमॉस्फेयर होता है या 1520 टॉर 2 एटमॉस्फेयर होता है। तो देखिए ये वैल्यूज़ अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी है बात है। ऐसी वैल्यूज़ मैं जानबूझ के IQ के क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ, जिनमें वैल्यू जैसे कि वॉल्यूम हो गया 11.2, उसका डबल 22.4, 44.8, ऐसी IQ के क्वेश्चन मेरे अक्सर होते हैं और वो मैं आपको वीडियो भी इसलिए सेंड कर देता हूँ कि ताकि वैल्यूज़ आपको याद हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1/T1 = V2/T2। देखो जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम 0 हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होता है और इस पर वॉल्यूम 0 हो जाता है, 0 केल्विन। लेकिन रिलेटिव में क्या टेम्परेचर 0 होता है, ज़ाहिर नहीं होता। ये बात ज़ाहिर 250 साल पहले चार्ल्स ने कही थी और उसने ही समझा था। हाँ, आजकल जो मौजूदा दौर में एब्सोल्यूट 0 की डेफिनेशन देते हैं वो ये देते हैं कि वो टेम्परेचर जिस वक्त तक कोई गैस नहीं रहती। सबसे आखिर में हीलियम लिक्विड बनती है -269 पे, और -273 से पहले हर गैस लिक्विड बन जाती है। अब ये मैं एक अपना ग्राफ बनाता हूँ। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें याद रखो, ऐसे कि T1 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 327, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये 300 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। टेम्परेचर 300 से 600 हो रहा है यानी डबल हो रहा है। याद रखो चार्ल्स लॉ कहता है टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी। 11.2 का डबल 22.4। अब एक वैल्यू जो बहुत आती है कि यार टेम्परेचर 0 डिग्री यानी 273 केल्विन है, ठीक है जी, और हम वॉल्यूम डबल करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, कह रहे हैं वॉल्यूम को डबल करना चाह रहे हैं, तो टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, तो भाई ये रखेंगे 576 केल्विन। 273 का डबल क्या होता है, 576 होता है। ये बात ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सवाल है डेल्टास लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर होता क्या है, इंडिविजुअल प्रेशर का सम। फर्ज करो एक
मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एक गैस का प्रेशर 100 है, दूसरी का 200 है, तीसरी का 300 है, तो इंडिविजुअल का सम टोटल के बराबर होगा, यानी 600 की ये बात कही थी। डाल्टन ने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाले डाल्टन है। अब इसमें न्यूमेरिकल जो आता है वो कैसा आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, टीपी से मुराद टोटल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये फार्मूला यूज़ होता है। अब जैसे कि आपको चाहिए पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल प्रेशर 1200 है, नंबर ऑफ मोल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 दिया है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 और 2 सम 3 हो गया। अब मैथ्स के रूल कहता है ये 1200 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1200 अपॉन 3 400 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 1200 है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ तो 2/3 है, 2/3 को जब आप 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1200 को 3 से डिवाइड कर लें, 400 फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास बच्चों 800। सिंपल सी बात, सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग, ठीक है जी, लिक्विड से गैस बनना बॉइलिंग, गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस सप्लीमेशन होता है। लेकिन जो स्टूडेंट गलती करते हैं कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड जो है ये सप्लीमेशन नहीं बल्कि डिपोजिशन होता है। किन किन में होता है डिपोजिशन, आयोडीन है, कैम्फोर है, नेफ्थेलीन है, ठीक है जी, इन सब चीज़ों में डिपोजिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। याद रहें, इन सब में डिपोजिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, डिपोजिशन और सप्लीमेशन। ओके जी, अब एक होता है एवोगाड्रो लॉ जो कहता है नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देखिए एक मोल अगर 22.4 DM³ के, आप मोल्स डबल कर दें, वॉल्यूम डबल हो गई 44.8, मज़ीद डबल कर दें, वॉल्यूम 89.6 हो गई। अब एवोगाड्रो लॉ तो ये कहता है कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स लॉ ये कहता है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जनरल गैस इक्वेशन हमारी होती है PV = nRT। अब R की यूजली जो वैल्यू लेते हैं हम 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ पर मोल पर केल्विन। ये तो मैं बता चुका हूँ कि R की बहुत सारी वैल्यू होती है, ज़्यादातर जो यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज़ होती है वो यही यूज़ होती है। अब इसके लिए भी ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं बताता हूँ, पहले देख लेंगे। एग्जाम का आया हुआ सवाल, प्रेशर दिया 82.1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, 73 प्लस करेंगे 500 केल्विन हो जाएगा। फार्मूले में 82.1 रख दिया, V की जगह V की जगह V, N की जगह ज़ाहिर है 2 मोल्स हैं, ये 500 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में 3 0 का लगा, डेसिमल को 3 तक के लगेंगे, 82.1 कैंसिल, और वॉल्यूम आ जाएगा 1 DM³। DM³ किसके इक्वल होता है भाई, लीटर के इक्वल होता है। इसके और भी न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं आपको। किसी इस तरह का सवाल भी आता है कि जैसे कि आपको पार्शियल प्रेशर ड्राई ऑक्सीजन का निकालने को पूछते हैं और मॉइस्ट गैस का दिया हुआ होता है। ये एग्जाम में सवाल आया था, 324 दिया था मॉइस्ट गैस का, और कहा था वाटर वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर है वो 24 है। कितना है, 24। तो बड़ी आसान सी बात है, 324 में से 24 माइनस कर दें, 300, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे हलवा सवाल तो कोई नहीं आता, लेकिन आता है तो भाई हर चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि कोई MCQs रहे नहीं आपकी। बड़ा अच्छा सवाल है, विच गैस हैज़ हाईएस्ट प्रेशर, विच हैज़ लोवेस्ट प्रेशर। तो यार फार्मूला होता है PV = nRT। कह रहे सेम कंटेनर में तो V भी सेम हो जाएगा और R तो होता ही सेम है। इसका मतलब प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। H2 का मास भी 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना होता है, 1 होता है। रफ अंदाज़ा हो रहा है ना यार, और 0 डिग्री का लेवल 273, सब दिख रहा है आंसर 273। यहाँ देखो 1 ग्राम डिवाइड 2 से करेंगे क्योंकि H2 है। 273 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने कहा था याद होना चाहिए 546 केल्विन, क्योंकि बहुत यूज होता है। 546 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 273 बचेगा। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो कमी है, खासतौर पे जो भी मैं कह रहा हूँ, काफ़ी दुपट्टे वाली चीज़ें हैं बेसिक। 24 ग्राम O2 डिवाइड 32 एट 0 डिग्री। अब देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 24 और 32 में बड़ा कौन सा है, 32, यानी आंसर 1 से छोटा होगा, यानी ये आंसर लेस देन 273 होगा। अब तक सबसे छोटा आंसर कौन सा है, ये है।
आइए देखते हैं। मीथेन का मास भी 16 होता है, 16 से डिवाइड करेंगे 273 का डबल 546, साफ दिख रहा है इसका आंसर 546 है। ये दो 273 है, ये 273 से छोटा है, 546 है। हाईएस्ट कौन सा होगा ये, लोवेस्ट कौन सा होगा ये, आंसर आ गया बच्चों। फॉर्मूला होता है पी वी इक्वल टू एन आर डी, प्रेशर 22.4 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, टेम्परेचर 2.73 और कह रहे हैं वॉल्यूम कितना होगा। अब देखो एक बात और से सुनो, नंबर ऑफ मोल्स 1, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर 273। याद रखो जब भी नंबर ऑफ मोल्स 1 और टेम्परेचर 273 होगा इस रिलेशन में, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट 22.4 होता है, क्योंकि जब प्रेशर 1 होता है तो वॉल्यूम 22.4 होता है। अब वॉल्यूम 22.4 है तो प्रेशर 22.4 है तो वॉल्यूम 1 होगा। यानी कि अगर कल को ऐसा न्यूमेरिकल आए कि नंबर ऑफ मोल 1 है, टेम्परेचर 273 और पी 2.24 दिया है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 22.4 आ रहा है। या ऐसे भी कर सकते हैं, प्रेशर 22.4 वॉल्यूम 1 दे के नंबर ऑफ मोल्स पूछ लें, टेम्परेचर 273 तो लाजमी आते हैं नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और ट्रिक के आर की वैल्यू को मैं 1/12 भी लिख सकता हूँ न्यूमेरिकल में, अगर ज़ाहिर है इतनी आसान वैल्यू ना हो जैसे पहले थी 0.0821। जैसा कि अब ये देखो डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है PM इक्वल टू DRT। एक सवाल था प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था और CH4 की बात कर रहे हैं। CH4 का मास होता है 16 ग्राम, डेंसिटी पूछ रहे हैं, आर के लिए होती है 1/12, टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस करोगे 600 केल्विन हो जाएगा। अब मैथ्स के रूल के तहत 12 और 6 कटेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 सा 30, ये दोनों 0 उधर ले जाके डिवाइड कर दो, 32 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0.32, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर दो गैसेस हैं A और B तो इनका डिफ्यूजन हम कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान में रखें, इसको काइंडली करेक्ट कर लें। A का मास इस तरफ, B का इस तरफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछ रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मास ऊपर आ जाएगा, हीलियम का नीचे। सल्फर डाइऑक्साइड का मास 64 होता है, हीलियम का 4 होता है। 64 को 4 से डिवाइड करें या रूट ले लें तो 8/2 4:1, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऐसा सवाल ये इस तरह के बहुत आते हैं एग्जाम में, क्या हाइड्रोजन दे दिया और अननोन गैस X दे दी, कह रहे हैं इनका रेशो 5:1 है तो X का मास निकालें, तो इसका फार्मूला होगा रेशो का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई कर दें 2 से, आंसर 50, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 50 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट, गोनल, दो गोनल की बात कर रहे हैं। नाम गोनल है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, ठीक है, दोनों ही गोनल है। लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 दोनों में, ठीक है भाई। तो यहाँ तक ये बात सेम होगी। अब और क्या चीज़ होगी इसमें, जो कुछ तो फर्क होगा, इसमें गैमा भी 90 है और इसमें गैमा 120 है, तो 120 बड़ा होता है, 90 120 बड़ा होता है, तो इस साइड में हेक्सागोनल यानी 6 साइड वाला ये हो जाएगा टेट्रा, तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। अब देखो SnO2 वाइट एग्जाम्पल टेट्रागोनल की, हेक्सागोनल की ग्रेफाइट तो बहुत ही मशहूर है, और दूसरी कौन है SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सातों डायग्राम, इन पर MCQ ज़रूर आती है। जो मेरी खास ट्रिक्स होती हैं, जो 7 शेप्स होती हैं क्रिस्टल की, ये कैसे आती है, ये लोग बहुत परेशान है। कभी A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, कभी अल्फा बीटा गैमा होता है, चक्कर क्या है। देखो सबसे सिंपल चीज़ तब होगी जब ABC भी इक्वल होगी, अल्फा बीटा गैमा भी इक्वल होगी, ना से आपस में इक्वल बल्कि 90 के इक्वल, ऐसी परफेक्ट चीज़ को हम कहेंगे क्यों। अब मेरे इसकी एग्जांपल में जिंक सल्फाइड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, डायमंड भी है। अब जिंक सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड दोनों के दोनों सोचो के दो डिफरेंट सब्सटेंस है, सेम शेप, दो डिफरेंट सब्सटेंस सेम शेप, आइसोमॉर्फस कहलाते हैं दूसरे फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म। क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। C फॉर केमिकल, P फॉर फिजिकल।
तो आखिर सेम होगा क्या? बिल्कुल ये एक चीज़ सेम होती है और वो है एम्पेरिकल फार्मूला। और से देखो, एक जिंक, एक सल्फाइड, एक सोडियम, एक क्लोराइड। ये भी एमसीक्यूज आ चुकी है कि भाई क्यूब वाले जो होते हैं उनका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो 1:1 यूजुअली जिंक सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड इसकी। ओके, एक बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं जिनके दोनों ट्राइगोनल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, ट्राई, फिर तीन की बात हो रही है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल। लेकिन भाई यहाँ क्यूब में भी यही था, लेकिन एक फ़र्क है, क्यूब में तीनों एंगल ना से आपस में इक्वल थे, 90 के भी इक्वल थे, या 90 के इक्वल नहीं थे, ठीक है, 90 के इक्वल नहीं थे। तो एग्जाम्पल में देखो KNO3 AgNO3, KNO3 और AgNO3 रेशियो क्या होगा, 1:1:3। एक पोटेशियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, एक सिल्वर, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। और एक होता है ऑर्थोरॉम्बिक, तीनों एंगल इक्वल 90 के, तीनों साइड एन इक्वल। फेरस सल्फेट डॉट 7H2, जिंक सल्फेट डॉट 7H2। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, 1:1:4, 1:1:4। यही आंसर है। इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू गैमा, डज नॉट इक्वल टू 90। तो जब तीनों साइडें बराबर ना तीनों एंगल बराबर, यानी तीनों साइडें भी बीमार और तीनों एंगल पे बीमार, अल्फा मियाँ इतना बड़ा बीमार। तो बच्चों बीमार आदमी को कहाँ भेजते हैं, क्लिनिक भेजते हैं। और जब तीनों चीज़ें बीमार हो तो 3 for ट्राई, कहाँ भेजेंगे, ट्राई क्लिनिक। अब सब कुछ बीमार है, सही होने का कोई चांस नहीं है, तो मेरे भाई क्या दे देंगे, कॉपर सल्फेट 5H2, यानी इसकी एग्जाम्पल हो गई कॉपर सल्फेट 5H2। अब आते हैं निस्बतन कम बीमार में, तीनों साइडें तो इसकी भी बीमार है, लेकिन दो एंगल सही है अल्फा और गैमा 90 के, एक एंगल सर बीमार है, कौन सा, बीटा, जो 90 के इक्वल नहीं है। क्लिनिक तो अभी भी भेजेंगे क्योंकि बीमार है, लेकिन कौन सी क्लिनिक, मोनो क्लिनिक, क्योंकि एक बीमारी है, मोनो के लिए एक तरह से होता है। अब चूंकि एक बीमारी है तो हो सकता है केन शुगर पिलाने से सही हो जाए, तो मोनो क्लिनिक की एग्जाम्पल केन शुगर, लेकिन हो सकता है ना भी सही हो, तो इसकी एक और एग्जाम्पल भी होती है, वही जो ट्राई क्लिनिक की थी, यानी कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। नहीं सही होगा तो ऐसे भी दर्द नहीं है मेरे भाई। और से सोचो, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 ट्राई क्लिनिक की भी एग्जाम्पल, मोनो क्लिनिक की भी। एक सब्सटेंस ज़्यादा शेप क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फस, यानी कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 गया होगा पॉलीमॉर्फस। और पॉलीमॉर्फस जो होते हैं तो या तक इनकी आपस में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ फिजिकल चेंज होती है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत अहम बात है। कैपिलरिटी एक्शन, किसकी बात हो रही है, कैपिलरिटी। इसका मतलब होता है कैपिलरी ट्यूब में या तो वाटर का राइज होना या फॉल होना, ये कैपिलरिटी एक्शन कहलाता है। अब एग्जाम में सवाल आया था, डायग्राम देके पूछा था कि डायग्राम किसकी है, तो मेरे भाई जब ये राइज होता है तो इसका मतलब है वेट लिक्विड है। वेट लिक्विड की एग्जाम्पल क्या है, वाटर। इसी तरह से ये डायग्राम देके पूछा था, ये फॉल हो रहा है, ये लिक्विड है कौन सा, तो ऑफ कोर्स फॉल हो रहा है तो ड्राई लिक्विड, और ड्राई लिक्विड की मुराद क्या होती है, मरकरी। अब फर्ज करें एग्जाम में आप भूल जाते हैं तो फिर मेरी मैजिकल ट्रिक काम आएगी। ये देखें, आप इसको ज़रा डार्क कर लीजिए, डार्क करते क्या बन गया, W, तो वेट या वाटर। यहाँ डार्क कर लीजिए तो M, यानी कि मरकरी। अब कोहेसिव फोर्स क्या होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस में हो कोहेसिव, और लिक्विड के मॉलिक्यूल की वॉल ऑफ कंटेनर से हो तो एडेसिव। की बड़ा प्यारी डेफिनेशन है, फिनोमेना ऑफ शोइंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है जी, इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। Amorphous substances are said to be isotropic where the properties such as thermal conductivity, electrical conductivity, mechanical strength, refractive index are all in condition। देखें, यानी कि अगर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये चार, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम हो तो आइसोट्रॉपी, लेकिन अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो एनआइसोट्रॉपी। फिनोमेना ऑफ शोइंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज in different direction is called anisotropy. Crystalline substances are said to be anisotropic where the properties such as thermal conductivity, electrical conductivity, mechanical strength, refractive index are different in different direction of crystal. आयनिक सॉलिड की बात करने से पहले बता दूं कि सॉलिड्स की टाइप्स भी दो तरह से होती है। एक होती है ऑन बेसिस ऑफ फोर्सेस, तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ऑन बेसिस ऑफ फोर्सेस। पहले कहलाते हैं आयनिक सॉलिड, इनका बेसिक यूनिट आयन होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। जैसे कि अब देखो सोडियम है, इसके 6 साइडों पे क्लोराइड यानी नेगेटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। सोडियम क्लोराइड समेत सारे सॉल्ट इनमें होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक कहलाते हैं कोवेलेंट, जिनका बेसिक यूनिट एटम होता है, कोवेलेंट सॉलिड्स और कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए होते हैं लाइक डायमंड ग्रेफाइट। एक कहलाते हैं मेटलिक सॉलिड, जिनका बेसिक यूनिट मेटल और आयन होता है और आयनिक फोर्स होती हैं। अब जैसे कि देखो आयरन है, इसके चारों तरफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे। और लास्ट कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनका बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल या एटम हो सकता है। अब देखिए अगर नोबल गैसेस हैं तो एटम होंगे और मॉलिक्यूल होंगे तो कौन कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थेलिन, आयोडीन, कैम्फोर, जो इनमें सप्लीमेशन की प्रॉपर्टी होती है। मैंने आपको बताया था सॉलिड से डायरेक्ट गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना। और फोर्सेस होती हैं वंडर वॉल फोर्सेस, डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी वीक फोर्सेस इनके दरमियान में पाई जाती है। देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए एक लिक्विड होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसके मॉलिक्यूल एवापोरेट होते हैं, ऊपर वैक्यूम होता है। जब ये ज़्यादा मॉलिक्यूल जमा हो जाते हैं तो मज़ीद जाना रुक जाते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब जहाँ ये एवापोरेट हो रहे हैं वहीं दोबारा लिक्विड अंदर शामिल होना चाह रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन, जिसके नतीजे में एक प्रेशर क्रिएट होता है वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि सरफेस कितनी है, जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ज़्यादा होगा, और लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। अब एक लिक्विड होते हैं जिनको हम वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और वो लिक्विड एवापोरेट हो जाते हैं। अब एक बात सुनो, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जब हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाएंगे तो क्या रह जाएंगे, लो एनर्जी के मॉलिक्यूल रह जाएंगे, और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है फिर एवापोरेशन। बात करने से पहले भी ये देखेंगे प्रेशर के यूनिट क्या क्या होते हैं। ऑफिशियल यूनिट सरकारी एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर होता है। न्यूमेरिकल में ज़्यादातर ये एटमॉस्फेयर और टॉर की बात होती है। 760 मिलीमीटर, 1 एटमॉस्फेयर ही 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर ही 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है और 1 एटमॉस्फेयर ही 101,300 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, प्रेशर बढ़ाते रहेंगे वॉल्यूम कम होता रहेगा, प्रेशर कम होता रहेगा वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 फार्मूला होता है। और प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या ये भी कह लें प्रेशर 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। प्रेशर डबल वॉल्यूम हाफ, प्रेशर हाफ वॉल्यूम डबल। तो मेरे भाई ये सारे का सारा टॉपिक है हमारा बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। ओके जी, रियल गैस और आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई रियल गैस तो सारी गैसें रियल ही होती हैं। रियल गैस का मसला है कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे तो गैस लो को फॉलो करती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे नहीं कर पाती। तो जो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भी गले हम उसको हम तस्वुराती कहते हैं आइडियल गैस। अब एग्जाम में एक सवाल बहुत आता है कि हीलियम, नियोन, अमोनिया और HCl में या तो इस तरह आता है कि कौन सी है जो आइडियल के सबसे करीब है या कौन सी है जो आइडियल के सबसे दूर है। तो यार को आइडियल के करीब जो होती हैं फिर भी नोबल गैसेस होती हैं, और नोबल गैस में भी सबसे करीब होती है हीलियम, क्योंकि सबसे सिंपल मॉलिक्यूल इसी का है। हीलियम के बाद नियोन करीब है, फिर अमोनिया, और सबसे दूर है HCl, क्योंकि HCl पोलर बॉन्ड है। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। ये MCQs पेपर में बहुत आती है। और भी इनके दरमियान में कह रहे हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है। cos थीटा A डॉट B, ईटा मैग्नीट्यूड और cos थीटा। हाँ जी, इसके एक ट्रिक है, हमेशा पहले A डॉट B निकालें। क्यों? क्योंकि अगर A डॉट B 0 होता है तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है, वेक्टर परपेंडिकुलर है, आप बाकी काम से बच जाओगे। हाँ जी, 2i यहाँ -2i है, आई है मल्टीप्लाई करेंगे i को i से -2, j का 3 यहाँ j का 2 +6, ये 1 और ये -4 0।
अगर ए डॉट भी ज़ीरो आ रहा है तो थीटा 90 है, और कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ए डॉट बी ज़ीरो ना होता तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, ए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यही मेरा आंसर हो गया बच्चों।